हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन सत्कार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। प्यारे दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे लर्निंग सीरीज नॉट सेट 8 के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपन डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि पिछले 7 वीडियो में हमने बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन वहां पे देखे हैं। कंटिन्यूस वीडियो को करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट धमाकेदार क्लास आपके लिए, एक से बढ़कर एक मैं एमसीक्यू आपके लिए पुट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और ये सीरीज कहीं आपके लिए लाभदायक हो। तो बिना टाइम का वेस्टेज के हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और पिछली वीडियो जो है, मैंने देख रहा हूँ मेरा रेस्पॉन्स जैसा आपका मुझे मिला कि वीडियो थोड़े लॉन्ग हो रहे हैं, तो मैं इसको एक काम कर रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े मैं ज्यादा पुट करूंगा, है ना, और टाइम भी थोड़ा है कम रहे। तो आप कंटिन्यू वीडियो के साथ में बने रहें, तो इस सीरीज को एंजॉय करिए और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको साथ में जवाब देने की कोशिश करिएगा। और ये वीडियो के साथ में आप अपना आंसर जो है जरूर निर्धारित करिएगा। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और आज की इस लर्निंग सीरीज पार्ट 8 का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, विच क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट विद हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। नीचे कुछ क्लासेस दे रखे हैं ड्रग्स के, वो कौन सी ड्रग्स हैं जो हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती हैं। सवाल समझिए आप। ऑप्शन ए कह रहा है पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, ऑप्शन बी कह रहा है वेजोडाइलेटर, ऑप्शन सी कह रहा है डाईयूरेटिक्स और ऑप्शन डी कह रहा है एंटी डिसअरिथमेटिक्स। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नॉट सेट 6 और 7 के बीच में पूछा हुआ सवाल है और मैक्सिमम लोग इस सवाल को गलत करके आए हैं। तो अगर ये सवाल आपके सामने वापस देखने को मिलता है तो इसको आप गलत ना करें, इसलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पुट किया है ना, तो इसको आप जवाब दीजिएगा। सवाल पूछा है कि कौन सा जो ड्रग्स होती हैं ये कार्डियक आपके जो हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती हैं। सवाल आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन का है, इसको याद रखिएगा। सवाल किसका है? कॉन्ट्राइंडिकेशन का। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी होती क्या है। देखो, एक वर्ड होता है कार्डियोमायोपैथी, एक आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक इंपॉर्टेंट डिजीज होती है। वर्ड से पता लग रहा है, कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल्स, पैथी मतलब पैथोलॉजी, कोई डिजीज कंडीशन। तो आपके हार्ट की मसल्स के अंदर कोई भी पैथोलॉजी हो जाती है ना, आपकी मसल्स वहां पर डिफेक्टिव हो जाती है, उसको कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानते हैं, है ना। कार्डियक मसल्स जो होती है वहां पर डिफेक्टिव हो जाती है, पैथोलॉजी हो जाती है, डिजीज कंडीशन होती है। तो ये मसल्स की बीमारी है, कार्डियक मसल्स की, मेनली आपके मायोकार्डियम की होती है, जो पंपिंग मेन मसल्स होती है ना। अब ये इसके अलग अलग टाइप होते हैं, बहुत सारे इसके टाइप होते हैं। आपने मेनली 3 टाइप पढ़े होंगे। आपने कितने पढ़े होंगे पहले दोस्तों? हम मेनली 3 पढ़ते हैं, लेकिन इसके 6 टाइप होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। हालांकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 6 टाइप में पहला नाम आता है आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, है ना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। दूसरा आता है हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। तीसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। चौथा होता है आपके अरिथमेटिक एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रुकुलर डिस्प्लेजिया। पांचवा होता है आपके ट्रांसथायरेक्टिन अमाइलोइड कार्डियोमायोपैथी। एंड छठा होता है आपके स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी। ये जो स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी होती है, इसको अपन स्ट्रेस की वजह से कोई मसल में डिफेक्ट हो जाता है, उसको स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी के नाम से जानते हैं। और उसका दूसरा नाम होता है आपके ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं पहले दोस्तों? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तो मल्टीपल टाइप्स की आपकी कार्डियोमायोपैथी रहती है। तो उनमें से एक सवाल पूछा आपके कि हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में कौन सी जो ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, ये आपको सवाल ने पूछा है। पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स वो होते हैं प्यारे दोस्तों, जो आपकी कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, है ना। ऑप्शन बी वेजोडाइलेटर बोलते हैं, जो आपकी वेसल्स को डायलेट करते हैं, है ना, जैसे हाइपोटेंशन वगैरह होता है उसमें वेजोडाइलेटर दी जाती है। डायरेटिक जो आपके यूरिन आउटपुट को डबल करती है ना, जैसे लैक्सिक्स फ्रुस्टोमाइड वगैरह। और एंटी डिसअरिथमेटिक जो अरिथमिया में देते हैं। तो इन चारों ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपके इस हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में नहीं देते हैं? जी हाँ, काफी लोग आपने सही जवाब प्रेडिक्ट किया है। तो देखो, जी हाँ, एक होता है देखो वेजोडाइलेटर, आपको बीमारी के पता लगे ना। हाइपरट्रोपिक जो होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि आपके जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, है ना, थिन हो जाते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं, वो भी इफेक्टिव पंप नहीं कर पाते हैं। हाइपरट्रोपिक के अंदर क्या होता है कि कार्डियक जो आपकी मसल्स होती है वो बिल्कुल हाइपरट्रोपी हो जाती है, उनकी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, उसकी वजह से वो आगे पंप नहीं कर पाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं हार्ट रुक जाता है, पंप नहीं कर पाता है। और जब पंप नहीं करे तो कार्डिक आउटपुट नहीं बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट जीरो रहेगा तो आगे सप्लाई नहीं होगी और कहीं ना कहीं ये हार्ट फेलियर कॉज कर देगा ना। तो ये यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है? यहाँ पर ड्रग्स जो होती हैं, जैसे पॉजिटिव आइनोट्रोप क्या करेगी, ये इंक्रीज करती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है।
तो कार्डिक कॉन्ट्रेक्टिलिटी कैसे बढ़ती है? ये आपके हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाती है, मसल्स को प्रमोट करती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कार्डिक आउटपुट बढ़ाओ, ज्यादा काम कराओ, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। जैसे अपन हार्ट फेलियर में देते हैं डिजॉक्सिन देते हैं, वो क्या करती है आपके हार्ट उसके जो पंपिंग एक्शन उसको बढ़ाती है, कार्डिक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को। पॉजिटिव है ना आइनोट्रॉप, पॉजिटिव आइनोट्रॉप एक होती है, नेगेटिव आइनोट्रॉप, नेगेटिव डोनोट्रॉप एक वो होती है। तो कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है? हाइपरट्रॉपिक। तो आपका मसल्स पहले ही पूरी रेस्ट्रिक्टेड हो रखी है, मसल पहले ही पूरी थिक हो चुकी हैं, उनको आप क्या कर रहे हो? पॉजिटिव आइनोट्रॉप दोगे, वो आपकी कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाएगी, मसल्स को बोलेगी तू फास्ट काम कर, तू फास्ट काम कर। अरे मसल बोल रही है भाई साहब पहले ही मैं तो मरी पड़ी हूँ, है ना, मसल तो पहले ही काम नहीं कर रही है, आपके हाइपरट्रॉपी हो रही है मसल्स की, तो वो कार्डिक कॉन्ट्रेक्टिलिटी, उस मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और अगर आप बढ़ा दोगे और ये मसल्स ने काम भी कर दिया लेकिन ये आपकी कार्डिक आउटपुट नहीं बना पाएगी और आगे आउटपुट के अंदर डिफेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से फर्दर आपका हार्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है जो आपके कार्डियो मायोपैथी के अंदर आपको अवॉइड करनी रहती है। वेजोडाइलेटर जो होता है आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर कॉशन थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। और डायरेटिक मतलब इन चीजों का क्या है कि कॉन्ट्रा वेजोडाइलेटर डायरेटिक और एंटी डिसऑर्मेटिक का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान के साथ में देनी पड़ती है। और डायरेटिक अगर आप देते हो तो वो डायरेटिक यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगी, एक तो वैसे ही आपका वो नहीं है, कार्डिक आउटपुट नहीं है, तो यूरिन तो वैसे ही नहीं आएगा, फिर डबल आउटपुट करोगे मतलब क्या है? तो ये भी अपन दे सकते हैं लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मेन जो बात रहती है जिसमें मरीज को दिक्कत हो सकती है फर्दर हार्ट फेलियर की, वो है आपका पॉजिटिव आइनोट्रॉप जो ड्रग्स होती हैं, ये आपके कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाती है। कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। और मसल्स आपकी पहले ही वीक हो रखी है, हाइपरट्रॉफी हो रखी है, तो ये कहीं ना कहीं आगे क्या कर देगी? आपके हार्ट फेलियर कर देगी। तो ये जो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स होती है वो आपको नहीं देनी होती है। ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों जवाब गलत हैं। जिसमें आपकी डिजॉक्सिन्स आती है ना पॉजिटिव आइनोट्रॉप में, डेबुटामाइन आती है, डोपामिन आती है, नॉर एफिनेफ्रिन आती है, ये सारी ड्रग्स होती हैं हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी में अवॉइड करनी होती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो गया आपके ए। अगला एक प्रश्न के सामने बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा प्यारे दोस्तों? साइन एंड सिम्टम ऑफ द एलर्जिक अटैक इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी भी पेशेंट को एलर्जिक अटैक हुआ, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम रहते हैं, ये सवाल ने आपको पूछा है। ऑप्शन देखिएगा, विजिंग ऑन इंस्पिरेशन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, सर्कमोरल साइनोसिस, एंड ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। सोचिए समझिए फिर जवाब देने की कोशिश करेगा। सवाल बड़ा ट्रिकी है प्यारे दोस्तों, ये आज के सेशन जो जितने भी एमसीक्यू में आपके लिए लेके आया हूँ सारे ट्रिकी एमसीक्यू है। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, है ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ऐसे आपके एग्जाम में थोड़ी बहुत नजर हट जाएगी तो पूरा नंबर लेके चली जाएगी, नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा, है ना। कितना भी आपने अच्छा पढ़ रखा हो लेकिन आपकी नजर जो है वो बिल्कुल कंसेप्ट पर होनी चाहिए। क्या रहेगा सही आंसर? आप देखिएगा, विजिंग इंस्पिरेशन पे होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, सर्कमोरल साइनोसिस या फिर प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। देखो एलर्जिक अटैक जब भी होता है, अपन ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को पढ़ा है जिसमें 4 तरह की होती है आपके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 को अपन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, टाइप 2 को जो है अपन साइटोटॉक्सिक कहते हैं, टाइप 3 को अपन आर्कस रिएक्शन कहते हैं और टाइप 4 को अपन डिलेड रिएक्शन कहते हैं ना। तो टाइप 1 जो रिएक्शन रहती है उसको हाइपर सेंसिटिविटी, वो किसी न किसी एलर्जी की वजह से होती है और जिसमें हीमोग्लोबिन ई एक्टिव होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन ई एक्टिव हो जाता है। वहां पर क्या होता है आपका हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं, है ना, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं बेसिकली आपके लेरिंजोस्पाज्म हो गया, लेरिंजोस्पाज्म करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं और आपकी हाइपोटेंशन करते हैं। बेसिकली एलर्जी में ये होता है लेरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म और हाइपोटेंशन। तो इसकी वजह से, और वेजोडाइलेशन करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है ना एलर्जी के अंदर। नाउ जब आपके एलर्जिक अटैक होता है उसमें सिम्टम की बात करें तो देखो यहाँ लिखा है विजिंग ऑन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन पे नहीं होता है, जब पेशेंट सांस को एक्सहेल करता है, एक्सहेल करता है। एक्सपिरेशन अगर यहाँ पर सही ऑप्शन होता तो वो सही होता। इंस्पिरेशन पे अगर विजिंग होती है तो ये आपके एलर्जी का साइन नहीं, ये अस्थमा का साइन है। किसका होता है? अस्थमा का साइन होता है, जो विजिंग ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पर ए तो बिल्कुल गलत जवाब है। इंस्पिरेशन पे नहीं होता है, वो एक्सपायरेशन पे होता है। अगर सांस छोड़ने पर आपको विजिंग होती है, हम सोच सकते हैं कि कहीं कहीं ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से हुआ है या फिर आपके एलर्जी की वजह से हुआ है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत जवाब है। अगर किसी ने ऑप्शन दिया तो बिल्कुल खोटा है, 1 नंबर आपके माइनस में जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट।
तो देखो जब भी एलर्जिक अटैक होता है तो आपके रेस्पिरेशन जो होता है डिफिकल्ट होता है। कंसेप्ट सुनिएगा, रेस्पिरेशन बिल्कुल डिफिकल्ट हो सकता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन रेट जो होती है फ्रीक्वेंटली हालांकि नॉर्मल रहती है ना। रेट जो होते हैं कभी इतनी चेंजेस नहीं होती हैं, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहती है। इन सीवियर कंडीशन में अलग हो सकती है, लेकिन रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है, पर रेट जो होती है इंक्रीज नहीं होती है, वो नॉर्मल होती है। तो ये भी आपके गलत आंसर हो गया प्यारे दोस्तों। तो अगर आपने बी ऑप्शन सोचा है तो ये आपका गलत जवाब है ना। ऑप्शन सी बोल रहा है सर्कमरोल साइनोसिस। तो सर्कमरोल साइनोसिस देखो, एलर्जी जब भी होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जब भी होती है, तो वो क्या करता है, बेसिकली हाइपोटेंशन करता है। हाइपोटेंशन और यहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो स्पाज्म की वजह से आपके जो क्या होता है, बेसिकली जो स्किन होती है, स्किन वगैरह क्या होती है, वो पेल हो जाती है। कैसी हो जाती है? पेल हो जाती है। स्पाज्म की वजह से पेल होती है, ना कि साइनोस होती है। साइनोसिस जो होता है वो अर्ली साइन कभी भी हाइपोक्सिया का नहीं होता है ना। यहाँ पर वे जो स्पाज्म की वजह से क्या होता है, पेलनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत आंसर हो गया आपके। तो नाउ बचा आपके पास एक ऑप्शन। जब भी एलर्जिक अटैक होता है तो आपकी जो लंग्स की जो फाइनल जो एल्विलाइज होती है, एल्विलाइज के अंदर क्या होती है, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, आपकी एनलार्ज हो जाती है, डिस्टेंडेड हो जाती है वेजो डायलेशन के कारण। और जब वो डिस्टेंडेड हो जाएगी तो उसमें एयर जो होती है वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। एयर जब ट्रैप होती है तो जैसे ही मरीज एक्सपायरेशन करेगा, सांस को छोड़ेगा, तो वो जो ट्रैप एयर हो रखी है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलेगी। उसकी वजह से मरीज को क्या देखने को मिलेगा, आपके प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, और मरीज होता है लंबी देर तक सांस छोड़ता रहेगा। ये जो साइन रहता है किसका होता है, आपके एलर्जिक अटैक का रहता है। इंस्पायरेशन पे कभी भी विजिंग नहीं होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन मरीज देखने को मिलता है। समझे आप कंसेप्ट को? चलेगा। आई होप आपने इस चीजों को अच्छे से लर्न किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्यारे दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, A client confided to the nurse that the tasted poison on his evening meal. This would be an example of which type of hallucination? एक क्लाइंट है, ये कन्फाइंड कर रहा है एज ए नर्सिंग ऑफिसर को कि उसके इवनिंग मील जो शाम को खाना है उसमें क्या है, उसको पॉइजन मिला हुआ है, सब उसमें जहर डाल दिया किसी ने। ये क्लाइंट का कंसर्न है साहब। और दिस वुड बी एग्जाम्पल, ये किस टाइप का हेलुसिनेशन होता है? बहुत सिंपल है, ये किस टाइप का है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, क्या ये गस्टेटरी हेलुसिनेशन है, या ये ऑल्फैक्टरी है, या फिर ये विशरल है? वेरी गुड, आपने सवाल को देखते ही समझ गए। ऑडिटरी हालुसिनेशन, देखो दो वर्ड आपने पढ़े होंगे, परसेप्शन का डिसऑर्डर होता है, एक होता है हालुसिनेशन, एक होता है इल्यूजन। तो हालुसिनेशन का मतलब होता है कि आपको परसेप्शन होता है किसी भी पेशेंट को, जब वहां पर कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई के अंदर परसेप्शन होना हालुसिनेशन कहलाता है। और इल्यूजन का मतलब होता है, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्टिमुलस, उसके बाद में पेशेंट को क्या होता है, परसेप्शन होता है। जैसे इल्यूजन के एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोई रस्सी पड़ी है और वहां क्लाइंट उसको क्या समझ रहा है कि ये तो सांप है, तो वहां पर रस्सी क्या है, एक प्रकार का आपके स्टिमुलस प्रेजेंट है, तब वो उसको गलत परसीव कर रहा है, रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है, उसको इल्यूजन कहते हैं। और हेलुसिनेशन में आपके स्टिमुलस है ही नहीं, एब्सेंस है, फिर भी समझ रहा है। जैसे एल्कोहलिक पेशेंट बोलता कि मेरे को पिंक हाथी दिखाई दे रहा है ना, तो पिंक हाथी वास्तव में होता नहीं है, उसको सिर्फ दिख रहा है करके, तो वहां पर स्टिमुलाई है ही नहीं, फिर भी उसको दिख रहा है, दैट कॉल्ड हेलुसिनेशन। अलग अलग टाइप होते हैं जो आपके ऑप्शंस में दे रखे होते हैं। तो पॉइजन का टेस्ट करना, टेस्ट का हेलुसिनेशन ऑलवेज गस्टेटरी होता है ना। किसी भी परसेप्शन, गलत परसेप्शन होता है टेस्ट के रिगार्डिंग, तो वो गस्टेटरी हेलुसिनेशन के अंदर आता है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, अगर कोई आप गलत परसीव करके सुन रहे हैं पेशेंट, हियरिंग सेंस उसका अल्टर हो रहा है। ओल्फैक्शन मतलब उसका जो स्मेल करने का जो है वो आपका परसेप्शन गलत हो रहा है। विशरल मतलब बॉडी के जो सेंस होते हैं वो अगर गलत परसीव कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विशरल। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी द अबनॉर्मल इन द पोस्ट पार्टल वुमेन? बहुत अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल सारे लेके आया हूं, है ना। सवाल छोटे जरूर, लेकिन इसका एक आंसर आपका पूरा जो है सिलेक्शन निर्धारित कर सकता है, आपका एक मार्क्स निर्धारित करता है ना। तो चलिए, chills shortly after the delivery, pulse rate of 60 beat in morning on first postpartum day. Option C, urinary output 3000 ml on the second day after delivery. And option D, an oral temperature of 101 degree Fahrenheit on the third day after delivery. क्या रहेगा करेक्ट आंसर?
जी हाँ, आपने अच्छा सोचा है, समझा है। देखो, सवाल कह रहा है कि इनमें से दी गई फाइंडिंग में से कौन सी फाइंडिंग क्या है आपके अब नॉर्मल है। ये पॉइंट आप पकड़ लो, जब भी आप क्वेश्चन को देखो उसका पॉइंट पकड़ लो, है ना। टेंटुआ दबा लो कि ये पूछना क्या चाह रहा है बेसिकली, है ना। टेंटुआ ये है, गला दबा दो कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है कि अबनॉर्मल क्या है भाई साहब, किसमें अबनॉर्मल के पोस्टपार्टम। तो पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद में उस वुमेन के अंदर, उस लेडी के अंदर, उस माता के अंदर कौन सी चीज अबनॉर्मल है, असामान्य है। तीन बातें नॉर्मल है, एक चीज नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है, वो आपको पकड़नी है। तो देखो, ऑप्शन ए बता रहा है चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद में क्या हो रहा है, मरीज को चिल्स हो रही, ठंडी लग रही है। ऑप्शन बी बता रहा है पल्स रेट जो है 60 बीट पर मिनट, मतलब 60 बीट पर मिनट हो गया मॉर्निंग के अंदर, फर्स्ट पोस्टमार्टम डे, है ना। पीओडी 1 पे आपके जो है मरीज को 60 बीट आ गया हार्ट रेट। यूरिन आउटपुट 3000 ml है, मतलब 3 लीटर है दूसरे दिन डिलीवरी के। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि टेम्परेचर जो ओरल टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और तीसरे पोस्टमार्टम डे पे ये जो सारे की पॉइंट है ना, तीसरा टेम्परेचर न, ये सेकंड 60 बीट, मॉर्निंग फर्स्ट, तो ये सारे की पॉइंट आपको पकड़ने होते हैं, तब आप सवाल को अच्छे से समझ पाओगे, जवाब दे पाओगे। देखो, चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी की बाद में पेशेंट को चिल्स लगती है, चिल्स लगती है। लेकिन अगर वहां पर देखो चिल्स क्यों होती है, क्योंकि जो डिलीवरी जो होता है कि उसमें बहुत ही जो होता है ब्लड लॉस भी होता है, फीमेल को ब्लड लॉस भी होता है। तो वेजोमोटर चेंजेस मरीज को वहां पर देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर वेजोमोटर चेंजेस देखने को मिलते हैं। और उन वेजोमोटर चेंजेस की वजह से क्लाइंट के अंदर क्या होता है, नर्वस रेस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। नर्वस वेजोमोटर चेंजेस की वजह से क्लाइंट के अंदर नर्वस सिस्टम का चेंजेस देखने को मिलता है, उसकी वजह से क्लाइंट को चिल्स देखने को मिलती है। ये चिल्स बिल्कुल नॉर्मल है। कब नॉर्मल है, अगर वहां पर फीवर क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए फीवर। अगर क्लाइंट को फीवर नहीं है और केवल चिल्स है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वहां पर फीवर प्रेजेंट होता है तो ये अबनॉर्मल चीज हो जाती है, जो कि फीवर आपके इसमें नहीं दे रखा है, सिर्फ चिल्स दे रखा है, मीन्स ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई क्लिनिकली कॉन्शियस आपको होने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए अगर किसी ने सोचा है तो वो आपका पहले ही जवाब गलत हो गया, है ना। ऑप्शन बी बोल रहे हैं पल्स रेट 60 आई, तो 60 देखो 60 से 100 जो होती है नॉर्मल होती है आपके, और ये पहले पोस्टमार्टम डे पे आई है। तो 60 टू 100 इज द नॉर्मल हार्ट रेट किसी भी हेल्दी अडल्ट या मेल या फीमेल की। तो 60 इसमें क्या दिक्कत होगी, है ना। ब्रेडिकार्डिया तो है नहीं, अभी 60 से नीचे गई नहीं है, और ना कोई यहाँ पे साइन दे रखा है, तो ये भी नॉर्मल है ना। 60 से नीचे नहीं है, 60 से ऊपर ही है, 60 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड वॉल्यूम भी डिप्लीट होता है, तो 60 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल थिंग्स। तो आपको ये अब नॉर्मल तो है ही नहीं, दिस इज द नॉर्मल, तो इसको चूज करने का गलत आंसर है। अगर किसी ने सोचा है तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा खोटा आंसर किया आपने। सी बता रहा है यूरिन आउटपुट 3000 ml, मतलब 3 लीटर आप दिन का ये फीमेल जो होती है यूरिन आउटपुट कर रही है, तो 2 से 3 लीटर तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें भी क्या घबराने वाली बात है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन डी जो कह रहा है ना प्यारे दोस्तों, ओरल टेम्परेचर जो होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बिल्कुल उन्होंने गलत जवाब बोला है। ये बिल्कुल जो बात इन्होंने बोली है कि भाई साहब तीसरे दिन, है ना, पहले दूसरे नहीं, तीसरे दिन क्या होता है, जब टेम्परेचर लिया तो वो कितना आया, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्यों आया भाई साहब, ये कहीं के इंडिकेट करता है कि मरीज को क्या हो चुका है, कुछ न कुछ इन्फेक्शन है, सेप्सिस वाली बात हो रखी है प्यारे दोस्तों। हालांकि जब भी डिलीवरी होती है तो उसमें ब्लड लॉस होता है, वेजोमीटर चेंजेस होते हैं, नर्वस रेस्पॉन्स होता है। तो ब्लड लॉस की वजह से मरीज में क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। मरीज में क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से मरीज को चिल्स आते हैं, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। वो चिल्स के साथ में अगर मरीज का टेम्परेचर 100 डिग्री तक आ जाता है, 100.4, मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस, 100.4 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस, इतना तक आता है, तो ये बिल्कुल डिहाइड्रेशन की वजह से ये क्या है, नॉर्मल होता है। इसमें आपको कोई कंडीशन, कोई रिक्वायरमेंट इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये क्या दे रखा है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 138 डिग्री 3 सेल्सियस दे रखा है। ये कहीं का इंडिकेट करता है, वो भी तीसरे दिन दे रखा है, मतलब इन्फेक्शन इमीडिएटली तो नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमने गलत किया था, इन्फेक्शन होता है लगभग आपके 48 आवर्स के बाद में, तो ये लगभग तीसरे दिन है, तो ये बिल्कुल आपके सही जवाब बनेगा, बाकी सारे गलत आंसर है ना। तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों गलत आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो क्या है आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आई बातें, इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रिकी सवाल है, सोच के समझ के फिर जवाब देना होता है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही तो इस वीडियो को, इस लेक्चर पे अपना प्यार जरूर दिखाएगा
और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर शो करेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और आप ये भी बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट, किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, किस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, कौन सी टॉपिक पे आपको चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके रिगार्डिंग आपकी पूरी हेल्प कर पाऊं, जितना मेरे से होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। और आपकी हेल्प करके अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो मुझे सुकून मिलेगा कि ये जो मेरी मेहनत है बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इसके रिगार्डिंग 2 वर्ड्स आपको जो मन में आती है, कुछ बातें आप कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर देना, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, A 6-month-old infant has been admitted to the emergency department with febrile seizure. एक 6 महीने का बच्चा है, इमरजेंसी में आया फेब्रल सीजर के साथ में। इन द टीचिंग ऑफ द पेरेंट्स द नर्सिंग ऑफिसर स्टेट दैट, फेब्रल सीजर का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, इमरजेंसी में आया है, उसके माता पिता को समझाने के लिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कौन सी बात बोलोगे। ऑप्शन ए कह रहा है सस्टेन टेम्परेचर एलिवेशन ओवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इज जनरली रिलेटेड टू द फेब्राइल सीजर। ये बोल रहा है कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा ओवर, है ना, ज्यादा अगर ये कंटिन्यू आपका टेम्परेचर रहता है तो ये फेब्राइल सीजर कॉज कर सकता है बच्चे के अंदर। ऑप्शन बी बोल रहा है फेब्राइल सीजर डू नॉट यूजुअली रीअकर, फेब्राइल सीजर जो होता है हालांकि वापस रीअकर नहीं होते हैं, रिक्योर, है ना, सॉरी रिक्योर। ऑप्शन सी बोल रहे हैं देयर इज ए लिटिल रिस्क फॉर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट एंड मेंटल रिटार्डेशन एज सीक्वल ऑफ फेब्रल सीजर। वहां पर अगर सीक्वल ऑफ फेब्रल सीजर आते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है फेब्रल सीजर आर एसोसिएटेड विद द डिजीजेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जवाब दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, अपने नॉलेज को, है ना, इंप्लीमेंट जरूर करेगा और जवाब देने की हिमाकत जरूर करेगा, क्योंकि आपका एक जवाब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपका ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर काम आएगा और आपको सही आंसर टिक करने में हेल्प करेगा। एक सही आंसर का मतलब है आप सीधा का सीधा अपने सपनों की तरफ एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनते हुए जाएंगे, है ना। तो अगर आप वास्तव में बनना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर वीडियो के साथ साथ में आप जवाब देने की कोशिश जरूर करनी कि हाँ गलत होता है डजेंट मैटर, लेकिन हम जवाब दे सकते हैं, ऐसी बात होनी चाहिए। तो देखो फेब्राइल सीजर के बारे में बात पूछिए, 6 महीने के बच्चे अंदर पूछिए। ऑप्शन ए बता रहा है आपका कि अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा अगर टेम्परेचर एलिवेट होता है, बुखार आपके एलिवेट होता है टेम्परेचर, तो ये फेब्राइल सीजर कॉज कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी 103 डिग्री जो होता है ये एलिवेशन बहुत ज्यादा है, ये 103 डिग्री जो इधर का ये बहुत ज्यादा है प्यारे दोस्तों। अगर किसी पेशेंट को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है बच्चे को, वो भी 101 डिग्री किसके अंदर, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ के अंदर बच्चे को अंदर 101 डिग्री के आसपास पहुंचता है, तो वो आपके फेब्राइल सीजर कॉज कर सकता है। लेकिन ये जो 101 डिग्री है, क्या ये कंटिन्यू जैसे एलिवेट, ये 100 डिग्री ये पहुंच गया, ये 101 डिग्री यहाँ पर पहुंचा आपके और ये अभी 101 डिग्री पर ही है, तो क्या ये सीजर कब कॉज करेगा, क्या ये यहाँ पर कॉज करेगा, नहीं। ये 101 डिग्री जब आपका टेम्परेचर एलिवेट होगा तो इस बच्चे के अंदर सीजर कब होगा, जब ड्यूरिंग एलिवेशन ये क्या कर देगा, फेब्राइल सीजर कॉज कर देगा ड्यूरिंग एलिवेशन। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब टेम्परेचर एलिवेट होता है उसी टाइम क्लाइंट के अंदर ये बच्चे के अंदर सीजर कॉज कर देता है, न कि इस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के अंदर जहां पर आपका एलिवेटेड रहता है, नहीं, ये इसी पीरियड के अंदर कर देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेब्राइल सीजर बोलते हैं। तो ये 101 डिग्री पर ही कर देता है, न कि ओवर 103, है ना, 103 बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपके गलत आंसर हो गया। अगर आपने ए ऑप्शन दिया है तो आपका गलत जवाब है प्यारे दोस्तों, है ना, माफी चाहूंगा मैं, आपने बिल्कुल गलत जवाब चूज किया है। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया तो उसके बारे में बात करते हैं। फेब्राइल सीजर डू नॉट यूजुअली रिकर, ना रिक्योर हो सकते हैं, और लेकिन एक जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया इस लेवल तक आ गया तो ये वापस भी हो सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर गलत साबित होता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है प्यारे दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तब अब इसके बारे में बात करते हैं। देयर इज ए लिटिल रिस्क फॉर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट एंड मेंटल रिटार्डेशन सीक्वेंस ऑफ द फेब्राइल सीजर। आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये फेब्राइल सीजर जो 101 डिग्री के आसपास होता है फ़ारेनहाइट के आसपास, अगर ये सीक्वल आते हैं, मतलब बार बार ये रीअकर होता है, यहाँ बोला था डू नॉट रीअकर, तो ये होता है रीअकर होता है, डू नॉट नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको गलत किया। अगर इसका सीक्वल आता है, बार बार रिपीटेशन होता है, तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी कर सकता है और मेंटल रिटार्डेशन कर सकता है बच्चे में, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो ये भी आपका आंसर, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है प्यारे दोस्तों। अगर किसी बच्चे के अंदर कंटिन्यू एलिवेशन रहता है टेम्परेचर का
और ये 101 डिग्री के आसपास कंटिन्यू पहुंचता रहता है, सीक्वेंस उसके आते रहते हैं, सीक्वल आते रहते हैं, तो ये न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी कॉज कर देगा, कहीं न कहीं ब्रेन को डैमेज कर देगा और बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज कर देगा। तो ये जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, डरी नहीं, आपने बिल्कुल सही चूज किया इस बार। और ऑप्शन डी कह रहा है फेब्रल सीजर आर एसोसिएटेड विद द डिजीजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डिजीजेस ऑफ द डिजीज के साथ में एसोसिएट होता है लेकिन ऑलवेज एसोसिएट नहीं होता है ना, तो ऑप्शन डी जो बिल्कुल गलत आंसर है। सारे डिजीज के साथ, डिजीजेस के अंदर देखो एक एस दे रखा डिजीजेस, तो सारे डिजीज के साथ में फेब्रल सीजर नहीं आते हैं, कुछ एक के साथ में आ सकता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर, बाकी नहीं आते हैं ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी डी गलत आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। और वहां पर क्लाइंट का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बच्चे का, हाइपरथर्मिया को प्रिवेंट करना होता है ना बच्चे को बेसिकली। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, ए क्लाइंट डायग्नोज विद द बाइपोलर डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज फ्रॉम द साइकेट्रिक। एक क्लाइंट है डायग्नोज हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ में, कंटिन्यूस टू बी हाइपर एक्टिव हो रहा है एंड लॉस वेट, उसको हाइपर एक्टिव कंटिन्यू है बाइपोलर का पेशेंट और वेट लॉस कर रहा है साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट थेरेप्यूटिक फॉर दिस टाइम। इस क्लाइंट के लिए जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो रखा है और वो क्या है हाइपर एक्टिव स्टेट के अंदर है और अपना वेट जो है लॉस कर रहा है, ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन आपके क्या रहेंगे इस टाइम में इस मरीज के लिए। इंपॉर्टेंट डिजीज है बाइपोलर डिसऑर्डर, आपके मेनिया डिप्रेशन इसके अंदर आते हैं बेसिकली, और बाइपोलर की कौन सी फेज के अंदर है हाइपर एक्टिव फेज, इसका मतलब क्लाइंट किस में आपके मेनिया के अंदर है, तो उस कंडीशन में क्या आप इंटरवेंशन करोगे एज ए न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट के लिए। तो देखो मेनिया जो होता है क्लाइंट हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसका मूड का एलिवेशन होता है ना, यूफोरिया रहता है, एक्सलेशन रहता है, इलेशन रहता है और एक्टेसी रहती है, 4 ई अपन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं एमसीक्यू में शॉर्टली आपको बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में जाता हूँ। 4 ई है ना, यूफोरिया रहता है, इलेशन रहता है, एक्सलेशन रहता है और एक्टेसी रहता है, 4 ई साइन रहते हैं, आपने मेनिया में पढ़ा होगा है ना। तो उसमें मरीज होता है बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, एंटी सोशल एक्टिविटी करता है, रेस्टलेस हो जाता है, बिल्कुल एक जगह टिक नहीं पाता है। जब टिक नहीं पाएगा तो उस क्लाइंट का क्या होगा वेट लॉस होगा, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से आप क्या इंटरवेंशन लोगे, ये सवाल ने पूछा है। तो क्या आप उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग दोगे, फूड दैट कैन बी कैरिड, जो क्लाइंट कैरी कर सकता है, क्या आप उसको जो है ट्यूब फीडिंग पिलाओगे विद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के साथ में, या आप अलाउ करोगे हिम टू ईट व्हेन ही व्हाट ही वांट, क्या उसको वो खाना खिलाओगे जो वो चाहता है, या गिविंग हिम क्वाइट प्लेस वेयर ही कैन सिट डाउन एंड ईट मील। 4 ऑप्शन, 4 बातें, 4 भाव और एक आंसर, 3 चीजें गलत हैं, एक चीज सही है, सही कौन सी वो सोचेगा। देखिए हाइपर एक्टिव पेशेंट है, मेनिया वाला क्लाइंट है, तो मेनिया वाला क्लाइंट में कभी भी हमेशा रेस्टलेस होती है, वो हाइपर एक्टिव होता है, उसका अटेंशन कभी भी एक जगह टिक नहीं पाता है, ना वो खुद टिकता है ना उसका थॉट टिक पाते हैं। तो एक ऑप्शन डी कह रहे हैं कि गिविंग हिम द क्वाइट प्लेस, शांति उसको एनवायरमेंट में प्लेस करवाएंगे जहां पर वो बैठ सकता है। अरे नहीं बस है, वो बैठेगा ही नहीं, वो बैठेगा ही नहीं तो उसको क्या खाना आप खिला पाओगे, वो बैठेगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो पहले गलत हो गया। ऑप्शन सी बता रहे हैं अलाउ करेंगे क्लाइंट को ईट व्हाट ही व्हेन एंड व्हाट ही वांट्स, उसको खाना अलाउ करेंगे व्हेन मतलब जब, एंड क्या वो चाहता है, वो कब चाहता है और क्या चाहता है उस टाइम, वो कुछ चाहेगा नहीं, वो सिर्फ अपने हाइपर एक्टिविटी पर फोकस करेगा, वो ना तो चाहेगा खाना खाना ना ही वो बैठेगा, तो ऑप्शन सी तो ये भी गलत हो गया है ना। मेनिया का क्लाइंट है, बैठ नहीं पाएगा, ना वो चाहेगा कि मैं खाना खाऊं, लेकिन हमें क्या करना है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो खिलाना तो पड़ेगा। ऑप्शन बी ट्यूब फीडिंग विद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये ट्यूब फीडिंग आप जब करते हैं जब सारे आपके हथकंडे काम करने बंद कर दिए हो, मरीज को हॉस्पिटलाइज करके मरीज को बिठा के पकड़ के बांध के फिर ट्यूब फीडिंग कराओ, ऐसा कहीं सवाल में दे नहीं रखा है, तो ये सबसे लास्ट में फॉलो करते हैं इलिसिए। यहां पर इसलिए क्लाइंट के अंदर क्या होता है स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ द फूड दैट कैन बी कैरिड, यस यस ये बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि इस क्लाइंट को थोड़ा थोड़ा बार बार फीडिंग खाने के साथ में करवाएंगे, और वो खाना जो क्लाइंट अपने साथ में क्या कर सकता है कैरी कर सकता है, जैसे जेब में कुछ डाल दिए है ना, जेब में कुछ डाल दे कि भाई ये काम करता जाएगा और उसको खाता रहेगा, तो ये रिक्वायरमेंट भी उसकी पूरी होती रहेगी और वेट भी लॉस नहीं होगा और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी क्लाइंट की फुलफिल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सारे गलत आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए प्यारे दोस्तों, और ये एक सेशन अच्छा लगा तो आपका प्यार जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा, मैं आपके हर इंडिविजुअल कमेंट का आपके रेस्पॉन्स जरूर दूंगा, और आप इस वीडियो पर नए हैं तो अपना प्यार जरूर बनाए रखेगा।
अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, एक क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर, अगेन बाइपोलर का सवाल, टेकिंग लिथियम, वाह क्या मस्त ड्रग आई है आपके बारे, इसके बारे में पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे लिथियम का। एक भी डाउट इस क्वेश्चन में आपको नहीं छोड़ूंगा प्यारे दोस्तों, सारा लिथियम के बारे में बता दूंगा, जहां पर सारे सवाल लिथियम के आपके क्लियर हो जाएंगे। एक एमसीक्यू में 5 से 10 सवाल आपके क्लियर करके जाऊंगा मैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का क्लाइंट है जो लिथियम ले रहे हैं, टेल द नर्सिंग ऑफिसर दैट ही इज द रिंगिंग इन द ईयर, ब्लड विजन एंड डायरिया। एक लिथियम ले रहा है क्लाइंट, नर्सिंग ऑफिसर को बोलता है उसके कानों में घंटियां बज रही हैं, वाह बहुत बढ़िया, उसको ब्लड विजन हो रहा है साहब, और उसको डायरिया हो रहा है ना। द नर्सिंग ऑफिसर नोटिस अ स्लाइट ट्रिमर इन हिज लेफ्ट हैंड एंड स्लर्ड पैटर्न टू हिज स्पीच, स्पीच के अंदर भी डिफिकल्टी हो रही है, ट्रिमर आ रहे हैं, कानों में घंटियां बज रही हैं, ब्लड विजन हो रहा है और डायरिया हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द नर्सिंग ऑफिसर इज द एप्रोप्रिएट, ये अब मजे वाली बात आई, इनमें से कौन सा जो एक्शन है एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या है, एप्रोप्रिएट है भाई साहब। तो देखो बाइपोलर डिसऑर्डर अभी हमने बात करी, कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो होता है आपका मेनिया, एक होता है आपका डिप्रेशन। मेनिया और डिप्रेशन होता है, मेनिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपकी क्या होती है, लिथियम होती है। बेसिकली लिथियम जो होती है आपकी एंटी मेनिक ड्रग्स इसको आप कह सकते हैं। लिथियम जो होती है एक आयोनिक ड्रग्स होती है, लिथियम क्या होती है, एक आयोनिक ड्रग्स होती है, जहां पर अपने पढ़े ना आयन जो होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वो वाली, तो ये वो वाली एक ड्रग होती है जो आपके, इसको आयोनिक ड्रग्स के नाम से अपन जानते हैं। ये जो लिथियम होती है प्यारे दोस्तों, ये आपकी बॉडी में सोडियम के साथ में मिलकर काम करती है, मतलब पेशेंट जब एजिटेट होता है, पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है, तो उसके जो न्यूरॉन का अपन जो एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, एक्शन पोटेंशियल को कम करने के लिए बेसिकली सोडियम का इनफ्लक्स होता है, पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है, तो ये सोडियम को क्या कर देती है, बाइंड कर देती है, सोडियम को बाइंड कर देती है, तो एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, नर्वस जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी और मरीज की हाइपर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बेसिकली मैकेनिज्म रहता है। तो अब जब ये क्लाइंट लेते हैं तो लिथियम के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, फिर लिथियम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिम्टम देखने के बाद में आप क्या करोगे, एडमिशन करेंगे स्टेट डोज ऑफ लिथियम एज नेसेसरी, क्योंकि लिथियम का डोज जरूरी है, हम इसको एडमिशन कर देंगे क्या, ये ऑप्शन ए की तरफ से आप बोल रहे हैं। ऑप्शन बी को रहे हैं कि रिकॉग्नाइज दैट इट इज एन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स टू द लिथियम, ये जो रेस्पॉन्स आया है, कानों में घंटियां बजना, ब्लड विजन, डायरिया, ट्रिमर्स, है ना, ये स्लर्ड स्पीच, ये एक एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है, क्या ये बात सही है। ऑप्शन सी रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर स्टेट ब्लड लिथियम लेवल, आप लिथियम का लेवल चेक करेंगे। ये ऑप्शन डी गिव एन ओरल डोज ऑफ लिथियम एंटीडोट। चार बातें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारी सारी बातें जो इंपॉर्टेंट रही है, सोच के समझ के फिर जवाब दीजिएगा। तो अभी हमने बात करी कि लिथियम जो होती है आयोनिक ड्रग्स होती हैं, मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बाइपोलर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस के नाम पे देते हैं, है ना, हालांकि डिप्रेशन में ईसीटी देते हैं, लेकिन मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है आपकी, लिथियम। लिथियम की जो कॉमनेस्ट फॉर्म है वो कौन सी होती है, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट जो होती है आपकी कॉमनेस्ट फॉर्म होती है लिथियम की, 900 से 2100 mg पर डे की जो डोज रहती है हालांकि देते हैं। और इसका जो लेवल होता है पहले दोस्तों वो बहुत जरूरी है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें जो साइन दे रखे हैं रिंगिंग इन द ईयर, ये सारे जो साइन है ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल साइन नहीं, ये क्या है, टॉक्सिसिटी के साइन है। ये क्या साइन है प्यारे दोस्तों, ये टॉक्सिसिटी के साइन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कह रहा है कि दिस इज एन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स, ये एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स तो है नहीं, इसको तो आप पहले ही बार कर दो, ये तो खोटा जवाब है। जब टॉक्सिसिटी हो गई है, ये अनएक्सपेक्टेड साइन है, तो क्या आप उस ड्रग्स को देंगे, नहीं देंगे, हम उस ड्रग्स को होल्ड करेंगे और डॉक्टर साहब को बताएंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एडमिनिस्टर करेंगे स्टेट डोज ऑफ, क्योंकि ये जरूरी है, जरूरी तो है, लेकिन ये साइन जो है ये टॉक्सिसिटी वाले आ गए हैं। तो ऑप्शन बी भी अपन ऑप्शन ए और बी दोनों बाहर निकाल देते हैं, ना तो दवाई देंगे ना ही उसके एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है ये। और ऑप्शन डी बोल रहे हैं एक ओरल डोज दे देंगे लिथियम के एंटीडोट की, जी नहीं, एंटीडोट देने से पहले आपको कुछ चीज और करनी है, आपको ये पता करना है कि आपके ब्लड के अंदर, पेशेंट के ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल कितना है, ये चेक करना जरूरी है। और ये ऑप्शन आपने बिल्कुल सही चूज किया पहले दोस्तों, ये आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी भी गलत आंसर है, बाकी एंटीडोट बाद में देते रहते हैं लोग, पहले आप क्या करो, ब्लड लिथियम लेवल आप चेक करो कितना है। अब लिथियम लेवल कितना होता है, यही से आपके सवाल बनता है, तो बहुत सारी बातें लिथियम के लेवल से पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल, सॉरी सी आपका बिल्कुल सही जवाब बन गया। लिथियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं प्यारे दोस्तों, कि इसका थेरेपेटिक जो रेंज होती है लेवल, वो कितना होता है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट। यूनिट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर जब भी पूछा जाता है ये इस यूनिट को भी कभी कभार चेंज कर देते हैं। तो 0.6 से
1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये आपका थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स रेंज होती है लिथियम की। लिथियम जो होता है इसका सेफ्टी मार्जिन बहुत कम होता है प्यारे दोस्तों। सेफ्टी मार्जिन इसको अपन सेफ्टी मार्जिन जिसको विंडो पीरियड अपन कहता है ना, सेफ्टी मार्जिन मतलब टॉक्सिक और थेरेपेटिक डोज के अंदर बहुत कम गैप होता है, इसलिए इसका लेवल भी कितना होता है आपके, इतना होता है। बहुत सेफ्टी मार्जिन कम होता है, मतलब ज्यादा डोज दे दी तो ये टॉक्सिसिटी कर देगा। तो ये इसका लेवल होता है। आपके कई बार एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनता है। अच्छा, टॉक्सिसिटी कब होगी? तो ये देखो 1.5 मिलीकुलेंट से ज्यादा जब इसका लेवल चला जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये आपके पूछा हुआ प्रश्न है। टॉक्सिसिटी जब भी होती है तो उसके इंपॉर्टेंट साइन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें नोजिया, प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग एंड डायरिया इज द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको 5 स्टार के नाम से दूंगा। नोजिया होता है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लगातार, प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, लगातार वॉमिटिंग रहेगी क्लाइंट को और क्लाइंट को डायरिया रहेगा, यही सारे सिम्टम। उसके साथ में क्लाइंट को ब्लड विजन होगा, टॉक्सिसिटी के बढ़ने के जैसे जैसे है ना, ब्लड विजन होगा, क्लाइंट को जो है स्लर्ड स्पीच हो जाएगा, क्लाइंट को ट्रिमर्स होंगे, है ना, क्लाइंट्स के अंदर कानों के अंदर घंटियां बजेगी क्योंकि ऑटोटॉक्सिक हो जाती है। तो नोजिया, प्रोटेक्टेड वॉमिटिंग एंड डायरिया इज द फर्स्ट साइन। अच्छा, इसमें से भी पूछा जाएगा आपको पहला साइन कौन सा था टॉक्सिसिटी का, ऑलवेज आंसर करना है कि वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। क्लाइंट को वॉमिटिंग कंटिन्यू रहेगी, इज द फर्स्ट साइन ऑफ द टॉक्सिसिटी। तो ये आपके क्या हो गए, साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। नाउ टॉक्सिसिटी के अलग अलग लेवल होता है। 1.5 मिलीकुलेंट से ज्यादा होती है तो उसको टॉक्सिसिटी कहेंगे। लेकिन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वो कौन कौन सी होती है वो भी अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो 1.5 से 2 मिलीकुलेंट पर लीटर के आसपास होती है, उसको अपन माइल्ड टॉक्सिसिटी कहते हैं। वहीं आपके 2 से 2.5 होती है, उसको अपन मॉडरेट टॉक्सिसिटी के नाम से जानते हैं। और अगर आपके 2.5 से भी ज्यादा चली जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सीवियर टॉक्सिसिटी। और यहाँ पर तो क्लाइंट की हालत ही खराब हो जाएगी, है ना। ये लेवल जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना है। लिथियम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी हो जाती है, कितनी डोज। तो वहां पर आप जब पेशेंट का क्वेश्चन में पूछा कि लिथियम का लेवल चेक करेंगे, तो लेवल चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टॉक्सिसिटी है कि नहीं है। वैसे सिम्टम भी आपके दे रखे हैं। ओके, लिथियम का एक मिनोमिक्स आपको बताता हूं। लिथियम की ये क्या होता है आपके, लिथियम का जो स्पेलिंग होती है लिथियम, LITHIUM। तो लिथियम की स्पेलिंग का मिनोमिक्स आप याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। एल का मतलब होता है इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट। लिथियम जो होता है एडवर्स इफेक्ट होता है, ये आपके WBC का काउंट भी बढ़ा देता है, ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा देता है। L4 ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। लेवल, L4 लेवल भी आपको चेक करना है, जो हमने बताया कितना होता है, 0.6 to 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। I4 इंक्रीज होता है आपकी यूरिनेशन, ये क्या करता है आपके यूरिन आउटपुट को बता देता है। पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया करवाता है, पॉलीयूरिया करवाता है। पेशेंट के अंदर जब पॉली इंक्रीज यूरिन आउटपुट रहेगा तो पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, पेशेंट के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए क्लाइंट को अपन क्या देंगे, फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। क्लाइंट को बोलेंगे जब भी आप लिथियम ले रहे हो फ्लूइड इनटेक बढ़ाओ। क्या करेंगे, फ्लूइड इनटेक बढ़ाओ, और साथ में सोडियम का लेवल भी चेक करते रहो। सोडियम नमक लेते रहो, सॉल्ट का लेवल चेक करते रहो, सोडियम का लेवल चेक करते रहो, नमक प्रॉपर ले। और कोई भी एक्टिविटी करो तो आपको फ्लूइड का लेवल इनिशियली बहुत अच्छा रखना है ना, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। टी का मतलब ट्रिमर्स होता है, पेशेंट का जैसा क्वेश्चन में दे रखा था, टॉक्सिसिटी होती है तो ट्रिमर्स ये करवाता है, फाइन मोटर ट्रिमर्स ये करवा देता है 2 से 4 वीक के अंदर भी, है ना। एच का मतलब होता है हाइड्रेशन, जब ये पॉलीयूरिया करवाता है तो मरीज के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है। और ये क्या करता है आपके T3 T4 TSH के लेवल को भी अल्टर कर देता है, आयोडीन का लेवल कम कर देता है, उसकी वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉइडिज्म। और ये बच्चों के अंदर क्या कर देता है, फीटल गोइटर भी करवा देता है, फीटल गोइटर, फीटल गोइटर के नाम से इसको जान सकते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से बच्चों में फीटल गोइटर होता है। ऑलवेज चेक सीरम सोडियम लेवल, आपको पता, अभी मैंने आपको बताया, ये आपके सवाल बनता है, सोडियम लेवल चेक करते हैं। वैसे डिजॉक्सिन के साथ में कौन सा चेक करते हैं, पोटेशियम का लेवल चेक करते हैं, और लिथियम के साथ में हाँ सोडियम। नेक्स्ट I4 इंक्रीज, क्या इंक्रीज, इंक्रीज करा था आपके अर्जेंसी, ये इन दोनों को कंबाइन करके पढ़िएगा। इंक्रीज अर्जेंसी, अर्जेंसी किसकी, बबल मूवमेंट की। जब बबल मूवमेंट को ज्यादा बढ़ा देगा तो मरीज को क्या देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है, जो आपके टॉक्सिसिटी का एक साइन होता है। नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया टॉक्सिसिटी का साइन है, याद रखना आप। और M का मतलब होता है मदर, मदर का मतलब
टेराटोजेनिक। अगर प्रेगनेंसी के अंदर ये ड्रग दी जाती है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चली जाती है और बच्चे में एब्स्टेन एनोमली करती है। बच्चे में क्या करती है? एब्स्टेन एनोमली। ये आपके बच्चों के अंदर कार्डिक एनोमली हो जाती है, जिसके अंदर ट्राइक्लप्सिड वाल्व होते हैं, डाउनवर्ड डिस्टोर्शन हो जाता है, ट्राइक्लप्सिड वाल्व नीचे ही खुल जाते हैं, वापस बंद नहीं होता है। एब्स्टेन एनोमली के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है। एम फॉर मदर, मदर के अंदर क्या होती है? टेराटोजेनिक होती है और माउथ को क्या करती है? ड्राई करती है। एम फॉर ड्राई माउथ एंड मदर टेराटोजेनिक, है ना। और ये फीटल गोइटर भी करती है। अगर आपने प्रेगनेंसी में दे दिया तो हाइपोथायराइडिज्म मदर के अंदर करवाएगी, और ये हाइपोथायराइडिज्म मदर के अंदर होगा तो बच्चे में क्या हो जाएगा? फीटल गोइटर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है आपको इस लिथियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने लिथियम को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ऑलवेज इसके साथ में कुछ बातें, सोडियम का लेवल चेक करते रहो। डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए हाइड्रेशन को हमेशा क्या करो? मेंटेन करते रहो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दो प्यारे दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप किस तरह का कंटेंट हमसे चाहते हैं, और आपका वीडियो के प्रति प्यार जरूर शो करेगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहे, सीखते रहे, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।